मित्रों, आज मेरे वीडियो का विषय है सिविल और प्रशासनिक सेवाओं के साक्षात्कार के लिए क्या करें तैयारी, या ये कहें कि केंद्रीय सिविल और राज्य प्रशासनिक सेवाओं की क्या करें तैयारी। यहाँ दो बात हैं, क्या करें कैसे करें। आज मैं बात करूंगा कि क्या करें तैयारी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंटरव्यू के लिए कोई निर्धारित सिलेबस या जिसको हम कहते हैं करिकुलम नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है सिलेक्शन का, साक्षात्कार या इंटरव्यू, जो प्रत्याशी का ओवरऑल मूल्यांकन करने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। तो केंद्रीय सिविल और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में वैसे तो अंतर है, किंतु मुख्य बात यह कि जो केंद्रीय स्तर की सेवाएं हैं उसका इंटरव्यू या उसका पूरे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के पास होता है। और संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसी की तर्ज पर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया है। इसलिए राज्य लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक संस्थाओं की ही कैटेगरी में आते हैं। मोर और लेस दोनों की प्रक्रिया लगभग एक है, क्योंकि प्रीलिम्स दोनों में होता है और मेंस दोनों में होता है। और प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करने के बाद प्रत्याशी को अपने पर्सनल इंटरव्यू या कहें से व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए योग्य माना जाता है। यह मैं जो बात करना चाह रहा हूं, पहले मैं आपसे एक बात कह दूं कि मैं, जैसा अधिकांश लोग तो जानते हैं जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, लेकिन मैं आप उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकॉन है, घंटी का जो निशान है, उसे जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे जब भी नए वीडियो आए उनकी सूचना आपके पास पहुंच सके। काफी समय से मैं अपने शिक्षक जीवन में, जब मैंने अपनी सर्विसेज ज्वाइन की थी एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तभी से मैं सच मैं कभी किसी कोचिंग से नहीं जुड़ा रहा, ना कोचिंग के लिए काम किया और ना ही प्रतियोगी परीक्षाओं को फोकस करते हुए कोई गाइड या सहायक पुस्तक लिखी। मेरी जो पुस्तकें हैं, मेरी स्वयं की 16 पुस्तकें हैं, जिनमें से सिर्फ 2 पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक, जो कहते हैं टेक्स्ट बुक की श्रेणी में आती हैं। और वो जो मेरी जो किताबें, एक तो है भारत का इतिहास 1750 से 1950, और दूसरी मेरी पुस्तक है समसामयिक भारत, कंटेम्परेरी इंडिया, ये 1947 से 2000 तक। तो इस तरह से मेरी 2 टेक्स्ट बुक हैं। बाकी शेष जितनी पुस्तकें हैं वो शोध पुस्तकें हैं। मैंने आर्य समाज पर पुस्तक लिखी है। आजादी के बाद जो कास्ट पॉलिटिक्स है उस पर भी मेरी किताब है। इसके अलावा ट्राइबल रिवोल्ट्स मेरी किताब है, प्रेजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान मेरी किताब है, मास मूवमेंट्स इन फ्रीडम स्ट्रगल मेरी किताब है। मेरी लगभग 10 किताब हैं जो अंग्रेजी में लिखी हैं, और जो 5 किताबों में से 2 टेक्स्ट बुक, 3 और रेफरेंस बुक्स हैं जो मैंने हिंदी में लिखी। यहाँ तक मैं, ऐसे तो आप परिचित हैं, लेकिन जो परिचित नहीं उनको बता दूं, मेरा नाम है प्रोफेसर बृजकिशोर शर्मा। मैं इतिहास का सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ, और मेरे जो विषय रहे हैं या जो मेरे रुचि के विषय हैं जिनमें ज्यादा काम किया है वो किसान, आदिवासी, मजदूर, ये जो मार्जिनलाइज्ड क्लासेज हैं या सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनके ऊपर मैंने ज्यादातर कार्य किया है। बाकी जर्नल हिस्ट्री पर भी काम किया है। अब जो मैं अपनी बात कहना चाह रहा था कि जब मैंने ये जॉब टीचिंग का ज्वाइन किया था, तभी से अनेक विद्यार्थी मेरे पास आते रहे और मैं निःशुल्क उनको मार्गदर्शन करता रहा हूँ। सिविल सर्विसेज के लिए भी, आरएस के लिए भी। ये एक वो अर्ली स्टेज थी जब वीडियो का चलन नहीं था, रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, सिर्फ टेप रिकॉर्डर आए थे। तो मुझे याद है एक हमारे विद्यार्थी जो हमसे कुछ ही जूनियर थे, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ, उनको रेलवे सेवाएं मिली और रेलवे से वो रिटायर भी हो गए। ऐसे मेरे बहुत विद्यार्थी हैं जो आईएएस और आरएस भी, आईपीएस बने और वे रिटायर भी हो गए। तो वो व्यक्ति जिसकी पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, वो टेप रिकॉर्डर लेके मेरे घर आते थे और मेरे लेक्चर वो रिकॉर्ड करते थे, खासतौर पर इकोनॉमिक हिस्ट्री पर। और
फ्रीडम मूवमेंट पे, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट पहले जीके में अभी भी है, लेकिन जीके में पहले एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था जिसके लिए ज्यादातर लोग तैयारी करते थे। जो लोग इंजीनियरिंग ब्रांच से आते थे, मैंने इंजीनियरिंग के लोगों को भी गाइड किया जो आईएएस बने। तो ऐसे मैंने ये करता रहा, लेकिन हमने निःशुल्क सेवा ही की। अभी मेरे को विद्यार्थी कई बार पूछते हैं, मैं बात भी करता हूँ, सलाह भी देता हूँ। तो उन्हीं विद्यार्थियों को कहना था कि सर यदि आप यूट्यूब पे इस तरह के कुछ वीडियो डालेंगे तो वे ये सिविल सर्विसेज के लिए और राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, जिन्हें हम कहीं पीसीएस बोलते हैं, कहीं आरएस बोलते हैं, कहीं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस बोलते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस बोलते हैं, इस तरह का ये जो सब जगह चलता है। तो मैंने ऐसा बनाया है कि हिंदी में ज्यादातर ये वीडियो रहेगा, क्योंकि अधिकांश सुनने वाले हिंदी के ही हैं। तो ये ध्यान में रख करके कि मैं इस वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच सकूंगा, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज शुरू की है। आज जो मैं बात करूंगा इस सीरीज में, विषय तो ये रहेगा कि क्या करें तैयारी साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, और इसको लेकर के मैं कुल 4 वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा पहला वीडियो है जिसे आप ध्यान से इसमें सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक दिशा मिलेगी। तो जो मैं कहना चाह रहा था प्रारंभ में, मैंने ये बात कही कि भाई जो ये इंटरव्यू है इसका कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है, किंतु जो प्रीलिम्स और मेन एग्जाम को क्वालिफाई करके जो लोग तीसरे पायदान पर पहुंचते हैं साक्षात्कार के पर, तो उनमें निश्चित तौर पर जो प्रीलिम्स का और मेंस का जो पाठ्यक्रम है उन पर उन्होंने काफी काम किया हुआ है, और ये उनकी स्मृति में बराबर से मौजूद है। और जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो रिकॉल कर लेंगे, और रिकॉल होते ही वो सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। किंतु फिर भी उन विषयों को जो आपने प्रीलिम्स और मेंस में जो भी पाठ्यक्रम पढ़ा है उसको एक चलती सी नजर से रिवाइज करने की आवश्यकता रहती है। दूसरी चीज क्या है कि प्रीलिम और मेंस क्वालिफाई करने के बाद एक कॉन्फिडेंस तो आ जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना भी ना हो कि वो मतलब बिल्कुल इतना ऐसा ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए कि कभी कॉन्फिडेंस अहंकार में बदल जाए। इसलिए उस अहंकार से हमको बच के रहना है, कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। तो आत्मविश्वास और अहंकार दोनों जुड़े हुए हैं, और आत्मविश्वास कब अहंकार में बदल जाए इसका पता नहीं चलता है। सो वी शुड रिमेन कॉन्शियस अबाउट दिस। वे हमको कहीं तो ज्यादा प्राउड फील तो नहीं कर रहे। ये दूसरा क्या है कि जो प्रीलिम्स और मेंस की पाठ्यक्रम तैयारी की है वो तो रहेगा ही। अब मैं जो बात आगे करना चाहता हूं कि कैसे कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब साक्षात्कार होगा तो साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में अधिकांशतः जो प्रश्न हैं वे होते हैं समाज विज्ञान से, क्योंकि विज्ञान और समाज विज्ञान इन दोनों के बीच में ये चलता है। लेकिन विज्ञान पे और तकनीकी पे प्रश्न कम पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते भी हैं तो उन प्रत्याशियों से खासतौर पर पूछे जाते हैं जिन्होंने कोई टेक्निकल एजुकेशन ली हुई है, विज्ञान की शिक्षा ली हुई है। बाकी अन्य से हिस्ट्री के आदमी से वो तकनीक के बारे में तो नहीं पूछेंगे। फिर भी अब जैसे नए नवाचार हो रहे हैं तकनीकी में, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, तो इस पर बात की जा सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो डाउट इट्स पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एट द सेम टाइम इट हैज सोशल इम्प्लीकेशंस आल्सो। तो जब सोशल इम्प्लीकेशंस इसके हैं तो सोसाइटी के बारे में तो बात होगी ही। तो हम ये कहना चाह रहा हूँ विज्ञान और समाज विज्ञान के बीच में संतुलन तो रखना ही चाहिए, किंतु प्रश्न ज्यादा समाज विज्ञान में पूछे जाते हैं। और समाज विज्ञान में प्रश्न को उत्तर देते समय अब जिस तरह से एक बड़ी सावधानी की जरूरत यूं होती है कि कई तरह के पॉलिटिकल व्यूज भी चलने लगते हैं, और एक प्रशासनिक सेवा या सिविल सेवा के प्रत्याशी को का पॉलिटिकल ओरिएंटेशन तो होना ही नहीं चाहिए। सोशल ओरिएंटेशन उसका हो सकता है, सोशल सामाजिक चेहरा उसका हो सकता है, मानवीय चेहरा हो सकता है, वो सोसाइटी के बारे में थिंकिंग रखे। बट जो पॉलिटिकल ब्रांड्स चलते हैं कि भाई ये दिस पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, अगर जो प्रत्याशी हैं बाय द वे इफ दे सब्सक्राइब टू एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दे शुड कीप इट इन अबेंस, और कीप इट मतलब इसको भी स्थगित कर दें, अपने राजनीतिक विमर्श को अलग करके ही विचार करें। किंतु इतना भी नहीं डर जाएं कि हम सच बात भी नहीं कहने से बचने लगे, तार्किक बातों को भी कहने से बचें। तर्कपूर्ण बात आप करिए और तर्क से अपनी बात रखिए। जरूरी नहीं कि वो
चयन समिति या जो इंटरव्यू बोर्ड है, इंटरव्यू कमेटी है, वो आपके विचारों से सहमत हो, किंतु आप इसके लिए तैयार रहें। अब मैं जो आगे बात करना चाहता हूँ, जो एक खास हदायत ये थी कि एक तो आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर करें, आत्मविश्वास से भरपूर जाइए किंतु अहंकार से नहीं, और दूसरा इस तरह से कोई राजनीतिक विचार लेकर के अपने साथ नहीं जाएं, वो ज्यादा उचित है। इंटरव्यू शुरू की जब हम तैयारी करें तो एक हमको अपने कम्युनिकेशन और आर्टिकुलेशन, ये दो शब्द बड़े प्रचलन में रहते हैं। कम्युनिकेशन, संप्रेषण, मतलब आप अपनी बात को संप्रेषित करके जो सुन रहे हैं उनको समझने के लिए, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, तो उन्हें बड़े आराम से समझ में आ जाए। तो एक तो कम्युनिकेशन पर हमें ध्यान देना होगा कि हम जितने स्पष्ट होंगे और जितने हम समझ अपने टू दी पॉइंट बात करेंगे। ये नहीं कि प्रश्न कुछ पूछा गया और उसके इर्द गिर्द घूम रहे, नहीं, बिल्कुल पिन पॉइंटेड ही रिप्लाई हमको करने चाहिए। और दूसरा आर्टिकुलेशन, जो आप बात कह रहे हैं उसको किस तरह से उसका आर्टिकुलेट करें, उसको किस तरह से संरचना करें उसकी, ताकि वो इफेक्टिव भी हो और संप्रेषण योग्य भी हो। तो ये दो चीज हमें ध्यान देनी होगी और इसे आदमी स्वयं ही अपना मूल्यांकन कर सकता है। वैसे मैं इसके बारे में अगले वीडियो में भी बताऊंगा। अभी जो मैं खास बात करना चाह रहा हूं कि जब इंटरव्यू शुरू होता है तो इंटरव्यू सबसे पहले शुरू होता है जो आपने अपने आवेदन पत्र में, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने अपने बारे में जानकारियां दी हैं, वो ही प्रश्नों का कई बार सोर्स बन जाता है, वही आधार बन जाता है और उसी वक्त प्रश्न शुरू हो जाते हैं। मैं उदाहरण के लिए लिखूं, जैसे नाम है, अब नाम, जैसे मेरा अपना नाम है ब्रिज किशोर, मुझे इंटरव्यू को पूछा है भाई इस नाम का मतलब क्या है, ब्रिज किशोर किस चीज को सिग्निफाई करता है, किस चीज को इंगित करता है, तो मैं इसका अर्थ बताऊं। ये नाम के भी अर्थ होते हैं, तो इसके बारे में भी आपसे, आपके नाम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपके पिताजी के बारे में पूछा जा सकता है। और क्योंकि ज्यादातर साक्षात्कारों में ये नाम जो है और पिताजी के नाम जो है ये वैसे तो गुप्त ही रखे जाते हैं, लेकिन इस तरह की बात हो सकती है कि भाई जो आपका पिताजी का नाम है, इन नामों के अर्थ होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं। दूसरा क्या है कि आपका जो खास जिसमें जोड़ देंगे वो वर्क एक्सपीरियंस, यदि आप नहीं सॉरी एजुकेशन में जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, आपने क्या क्या योग्यताएं प्राप्त की है, तो कहा भी जाता है कोई तथ्य छुपाए नहीं। अब कई बार ये स्थिति होती है कि आपने IIT, BTech, MTech किया है, आपने BSc, MSc किया है, या आपने जो है मेडिकल किया है, या आपने जो है जितने जो भी अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, या आपने कोई ट्रेनिंग की है, आपने BEd कर दिया है, या आपने MPhil PhD कर लिया है, तो इनको लेकर भी प्रश्न उठते हैं कि भाई आपने ये क्यों किया, कैसे किया और कैसे आपने एजुकेशन को अपने लिया, तो आपकी कोई गाइडेंस थी कि नहीं थी, क्या थी। दूसरा क्या है कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। फैमिली का बैकग्राउंड बहुत शानदार भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, मध्यम मार्गी भी हो सकता है, लेकिन उसे आप प्रस्तुत इस रूप में करें कि आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं वो कोई कमतर बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वह एक सम्मानजनक बैकग्राउंड है, उससे आप आते हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रत्याशी है उसके गृह नगर, उसका गृह जिला और गृह राज्य, इनके बारे में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। खासतौर पर जैसे आप किसी कस्बे के रहने वाले हैं, किसी गांव के रहने वाले हैं, तो उस गांव की हिस्ट्री पूछी जा सकती है, भाई इसका इतिहास क्या है। और आपको क्या पता कि जो आदमी इंटरव्यू कमेटी में बैठा हो आपके गांव के बारे में जानता हो, बाय द वे, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ चांस, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस। तो आपको अपने गांव के बारे में तो एक हिस्ट्री, उसका जो भी हिस्टोरिकल स्केच हो, आइदर सोर्स बेस्ड, इफ इट इज नॉट सोर्स बेस्ड देन जो भी दंत कथाएं या जो लोक कथाएं या लोक मान्यताएं चलती रहती हैं उनकी बात करें। दूसरा सामाजिक संरचना की बात करें, समाज में जाति और इन सब की बात करें। वैसे जहां तक संभव होता है इंटरव्यू करता भी राजनीतिक सवालों से बचते हैं। तो राजनीति एक ऐसा प्रश्न है कि राजनीति से आप बच भी नहीं सकते। जो मैंने भी आप शुरू में कहा, यदि आप राजनीतिक हैं तो राजनीतिक विचारधारा को एक तरफ रख दीजिए, उसे अभी काम में नहीं लेना है। लेकिन कई बार ये होता है कि भाई जैसे सरकार है और सरकार कोई पार्टी चलाती है, अब सरकारों के भी अलग अलग नेचर है। अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है, मिलीजुली सरकार है, तो पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी है, सरकार का एक अपना तरीका है। लेकिन पार्टी इन पावर और सरकार एक ही है तो भी जरूरी नहीं है कि पार्टी की सारी विचारधारा सरकार में आए। तो जो प्रश्न करते हैं वो भी पॉलिटिकल नहीं करेंगे और पॉलिटिकल प्रश्नों से
बचा जाए। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो बहुत ही होशियारी से, माइल्डली, डिप्लोमेटिकली जवाब दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपने गृह जिले के बारे में, उस गृह जिले में क्या खनिज मिलते हैं, क्या, या वहाँ पे कौन सी चीज वहाँ की प्रसिद्ध है, वहाँ का कुटीर उद्योग क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की लोक जो संस्कृति है जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य, इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए अपने बारे में, अपने गृह नगर और जिला और राज्य के बारे में तो अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। और जब आप किसी राज्य का ही इंटरव्यू दे रहे हैं, राज्य सेवाओं का, तो ठीक है, वो तो पूरे राज्य के ऊपर भरपूर पूछा जाएगा। अगर राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं के लिए आप इंटरव्यू देंगे तो राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और सब पे भरपूर प्रश्न आ सकते हैं, जो आप पहले प्रीलिम्स में और मेंस में भी देख चुके होते हैं। इसलिए वो कोई बात नहीं है विशेष। दूसरा, इसके अलावा क्या होता है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, भाई हॉबी क्या है। अब हॉबी आपकी खेलकूद है तो प्रश्न खेलकूद पे आएंगे। आपकी हॉबी पढ़ना है तो उसमें भी देखना है कि भाई आप पोइट्री पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं, कौन से आपके चहेते लेखक हैं, कवि हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो जो हॉबीज हैं उन पर खास ध्यान देने का। खेलकूद है, क्रिकेट है, चाहे आपका फुटबॉल है, चाहे इसमें जो भी नेशनल इंटरनेशनल तक के जो वो हैं, वो सारी बातें पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछा जाता है अक्सर कि चलिए आप इसमें आए हैं और आपका इसमें चयन हो जाता है, अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप जो हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट का प्लान क्या है, हाउ यू हैव प्लान्ड योर करियर, आपने अपने करियर को कैसे प्लान किया है। तो कुछ लोग कहते हैं साहब मैंने पीएचडी इसलिए किया है, दिस इज माई बी प्लान, दिस इज माई सी प्लान। तो ये प्लान्स जो उनको पहले समझ लें, भैया क्या कहना जा रहे हो आप, और ये प्लान्स अगर आप कहते हो तो सिलेक्शन कमेटी पर कैसा इंप्रेशन बनाएंगे, ये थोड़ा सा अपने को विचार करना होगा। तो इस पर जो एम्प्लॉयमेंट प्लान्स हैं या अपना फ्यूचर कैरियर को जिस तरह से आपने जो है उसी योजना बनाई है, उसके बारे में बात हो सकती है। इसके अलावा ये प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है कि भाई आप जो हैं इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड है, क्या कारण है इसका, और आप एंड व्हाट इज योर सुटेबिलिटी फॉर दिस जॉब, मतलब आपकी उपयुक्तता, क्योंकि वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो एक उपयुक्त प्रत्याशी का चयन करने के लिए आई है। तो जो उपयुक्तता है वो आप बताएं कि आप जो हैं, आप में ऐसी कौन से नेतृत्व के गुण हैं, कौन सी क्षमता हैं, या लीडरशिप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या है आपकी, और आपकी सुटेबिलिटी, आप कैसे इस जॉब में शूट करेंगे, इसके बारे में बताएं, और इसमें क्यों आना चाहते हैं ये भी बताएं। क्योंकि पहले कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जो मैंने शुरू में बोला एजुकेशन के बारे में, तो कहा जाएगा भाई यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, भाई यहाँ तो डॉक्टरों की बहुत जरूरत है और मेडिकल फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। या एक टेक्नोलॉजी वाले आदमी कहा जाए कि भाई टेक्नोलॉजी तो हमारे डेवलपमेंट का आधार है। तो अब उसमें आपको उत्तर तैयार करना, मैं इस पर भी बात करूंगा लेकिन अगले वीडियो में, कि आपको किस किस तरह के उत्तर होने चाहिए। ज्यादातर उत्तर तो सहज और नेचुरल होने चाहिए, आर्टिफिशियल होंगे तो वो अपने आप पता चलेंगे। तो हमें आर्टिफिशियल नहीं, लेकिन हमारे पास है सब कुछ, लेकिन हम उसको कैसे आर्टिकुलेट करके और जो है उसको हम कम्युनिकेट करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसके अलावा जो आगे की जो मैं बातें करूंगा वो अन्य एस्पेक्ट पे करूंगा कि किस किस एस्पेक्ट पे हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसे अक्सर कहा जाता है कि जो खास जो है वो करंट अफेयर्स, वेदर इट इज इंटरनेशनल और नेशनल, मतलब विश्व स्तर के और राष्ट्र स्तर के जो करंट अफेयर्स हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है। तो उन करंट अफेयर्स में भी क्या क्या पूछा जा सकता है ये मैं अगले वीडियोज में बताऊंगा। और जैसे अगले इसके बाद भी मैं टोटल जो प्लान किया है वो 5 वीडियो किया है, लेकिन कोशिश होगी 4 वीडियो में हम इसको पूरा कर लें। तो ये मेरा पहला एक प्राथमिक वीडियो है। और मित्रों, इस वीडियो के साथ लास्ट में मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ये सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उत्साहित होऊंगा और आगे भी काम बढ़ेगा। साथ ही साथ आप केवल इसको सुनकर ना छोड़ें, बल्कि आप अपने सुझाव, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, जो भी विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया जरूर मेरे तक पहुंचाएं। और इस सब के अलावा मेरे से आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं वो बताएं, ताकि मैं उसी प्रकार से भविष्य में आने वाले इसी सीरीज के, जो ये सीरीज मैंने शुरू की है कि सिविल और प्रशासनिक सेवाओं के इंटरव्यू हेतु तैयारी, क्या करें तैयारी, कैसे करें वो भी बताऊंगा, लेकिन क्या करें तैयारी, उन विषयों को, उन एस्पेक्ट्स को, उन एरियाज के बारे में बात करूंगा
जिन एरियाज में हमको और भी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, नॉलेज या उसकी इंफॉर्मेशन और गेन करने की आवश्यकता है। तो इसलिए अब जो आपकी जो मेरे से जो अपेक्षा है वो मुझे आप पहुंचाएंगे मेरे तक, तो ही मैं उसमें और कुछ जोड़ पाऊंगा। और अंत में नमस्कार, धन्यवाद।